सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। इलेक्शन कमीशन ने स्केड्यूल ऐलान किया है। फरवरी 8 को इलेक्शंस हो रहे हैं। वह सेनेट से करारदाद आप पास करवा दे, अक़वाम मुत्तहिदा से करारदाद पास करवा दे, OIC से करारदाद पास करवा दे। इलेक्शंस तो फरवरी 8 पे होंगे। जस्टिस फाइज ईसा साहब ने कहा है कि पत्थर में लिखा हुआ है कि फरवरी 8 पे इलेक्शंस होंगे। ये लोग साजिश के तहत पहले लाहौर हाई कोर्ट चले गए इलेक्शन रुकवाने के लिए, कल सेनेट की करारदाद का साथ दिया और बार बार के शोर करते हैं कि हमने इलेक्शन लड़ना है और हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अब बात होगी। मैं हूं आपके साथ आमना खटाना। और नाजरीन, इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है जिसमें हम देख रहे हैं कि कल सेनेट के इजलास में एक करारदाद जो कि पहले टेबल की गई, एक आज़ाद सेनेटर हैं दिलावर खान, उनकी जानिब से, और कोरम ना पूरा होने के बावजूद उस करारदाद को मंजूर भी कर लिया गया। वो करारदाद थी जनाब इंतखाबात के इल्तवा के हवाले से इंतखाबात को मुलतवी कर दिया जाए, ये इलेक्शन कमीशन से इस्तदा की गई है। और इस करारदाद को जब मंजूर कर लिया गया तो अब ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि सदर वज़ीर आज़म और मुतालिका इदारों को इसकी कॉपी भी इरसाल कर दी गई है। लेकिन इस करारदाद पर तमाम जो सियासी जमातें हैं, बशमूल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसके अलावा जमात इस्लामी, जिनकी जानिब से आज इस करारदाद के खिलाफ भी एक करारदाद जमा कराई गई है सेनेट के इजलास में, वो भी हमने सूरत हाल देखी। मुश्ताक अहमद साहब ने करारदाद जमा कराई है जिसमें कहा गया कि किसी सूरत इलेक्शंस को डिले नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर सवाल ये बनता है कि जब ये करारदाद मंजूर की जा रही थी, एक तो कोरम पूरा नहीं था, दूसरा जिस वक्त इलेक्शंस की डेट दी गई थी उस वक्त जो तहफ़्फ़ुज़ात इस करारदाद में दिए गए हैं उस वक्त क्या उसको डिस्कस नहीं किया गया था इन सियासी जमातों ने जिन्होंने इसके हक़ में वोट भी दिया है, जिनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी एक मेंबर हैं, उनका भी नाम सामने आ रहा है। लेकिन उस पर ये भी खबरें हैं कि उनको शोकॉज नोटिस जारी कर दिया गया है। और जो दूसरी जानिब हमने ये देखा कि इस करारदाद में जो वजूहात बेसिकली पेश की गई हैं, वो एक तो ये कि कोल्ड वेदर यानी विंटर्स हैं, सर्दियां हैं, जिसकी वजह से उन इलाकों में खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के कुछ इलाकों में पोल मुतासिर हो सकता है, लोग बाहर नहीं निकलेंगे। और दूसरा मसला सिक्योरिटी इशू बयान किया गया, जैसा कि हमने कल देखा कि सुन्नी उलमा इत्तेहाद काउंसिल के जो कारकुन हैं, रहनुमा हैं, उनको कल हमला किया गया और वो इस हमले में जाबर ना हो सके। तो ये अब सिक्योरिटी थ्रेट्स भी आ रहे हैं। उससे पहले हमने देखा कि JUI फे के भी कॉन्वॉय पे हमला किया गया था, लेकिन उसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब और उनके जो दीगर 7 लोग मौजूद थे वो महफूज रहे। अब इसको सिक्योरिटी इशू बनाकर भी पेश किया जा रहा है। लेकिन क्या इस सारी सूरत हाल में इलेक्शंस के बारे में जो बात खदशात सामने आ रहे थे कि अगर मगर की जो सूरत हाल है, ये अब फिर से क्या अगर मगर की सूरत हाल इख्तियार कर लेगी, या फिर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा हुआ है, जिसकी आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की चेयरमैन बिलावल भुट्टो भी कहते रहे हैं कि इलेक्शंस कमीशन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा हुआ है कि 8 फरवरी को हर हाल में इलेक्शंस होंगे, इंतखाबात होंगे, ये पत्थर पर लकीर है। तो क्या अब हम ये समझें कि जो सुप्रीम कोर्ट ने गिवन डेट है उसी पर इलेक्शंस कराने में कामयाब हो जाएगी, या फिर ये एक नया मसला खड़ा हो चुका हुआ है? इस पर हमें जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अहम रहनुमा शर्मिला फारूकी साहिबा ने और मुस्लिम लीग नून से हमें ज्वाइन करेंगे जहांगीर खान जदून साहब, हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों शख्सियात का बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए प्रोग्राम में। शर्मिला साहिबा, सबसे पहले मैं आपकी जानिब आऊँगी और ये मैं जानना चाहूँगी कि जो अभी इलेक्शंस के इल्तवा से मुतालिक ये जो करारदाद पेश की गई है, एक तो ये कि ये जिन्होंने अभी एतराज़ात उठाए हैं, बिल्कुल जब 1 महीना रह गया उस वक्त में ये एतराज़ात उठाए गए, क्या उनको तब नहीं मालूम था कि 8 फरवरी डेफिनेटली उन इलाकों में सर्दी ठंड ज़्यादा होगी, मुश्किलात हो सकती हैं, या जब डेट डिसाइड की जा रही थी या डेट सामने आई थी उस वक्त ये एतराज़ात क्यों उठाए गए? अभी इस वक्त में आना, ये क्या मुहर्रिकात क्या हो सकते हैं, आप क्या समझती हैं? जी बहुत शुक्रिया आमना। देखिए 2-3 चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि कुछ अनासर की जानिब से और कुछ सियासी रहनुमाओं की जानिब से हम ये कई अरसे से सुन रहे थे कि सर्दियों में इलेक्शन नहीं होने चाहिए
और सर्दियों में लोग वोट देने कैसे बाहर आएंगे। अच्छा, ये वही लोग हैं जो जानते हैं कि इस मुल्क की तारीख में 3 बार पहले भी सर्दियों में इलेक्शंस हो चुके हैं, तो ये तो कोई खातिर खा रीज़न नहीं है इलेक्शंस पोस्टपोन कराने का। ठीक है, उनकी ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन आइन में कहीं ये दर्ज नहीं है। दूसरी बात ये है कि इस मुल्क के सिक्योरिटी के हालात, देखिए मैं ये नहीं कहूँगी कि इस मुल्क में सिक्योरिटी के हालात कोई एग्जाम्पलरी हैं। शहादतें भी हो रही हैं, दहशतगर्दी के वाक़यात भी हो रहे हैं, राइट, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि दैट कुड लीड टू इलेक्शन पोस्टपोनमेंट। आपको याद होगा कि 2013 में बड़े बम धमाके होते थे, एक कराची में होता था, दूसरा लाहौर में होता था, तीसरा पेशावर में होता था। और उस दौर में पीपल्स पार्टी या ANP, ये दोनों जमातें अपनी इलेक्शन कैंपेन नहीं कर पाई। ये जलसा अनाउंस करते थे और वहाँ पर धमाका हो जाता था, लेकिन उसके बावजूद इलेक्शंस हुए। उससे पहले आप देखिए कि जब मोहतरमा शहीद भुट्टो साहिबा की जब शहादत हुई, तो उस वक्त भी इलेक्शन पोस्टपोन हुए कोई 1 माह के लिए। बहुत बड़ा सानिया था, ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि आलमी दुनिया के लिए। लेकिन उस वक्त भी आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा कि नहीं, इलेक्शंस होने चाहिए। 1 माह डिले हुए, लेकिन इलेक्शंस, और वो भी सर्दियों में हुए इलेक्शंस, आपको याद होगा। तो ये जो रीज़न है, दिस इज़ नॉट अ वैलिड रीज़न। अच्छा, अब आ जाते हैं करारदाद आना, आउट ऑफ टर्न आना, फिर हाउस का कोरम पूरा ना होना, किसी की निशानदेही ना करना, चेयरमैन सेनेट ने खुद इसकी निशानदेही नहीं की। ये बड़ी ताज्जुब की बात है और अफसोसनाक बात है। कोई भी करारदाद जो एजेंडा पे ना हो हाउस के और वो आउट ऑफ टर्न लाई जाती है, तो बगैर स्पीकर की कैंडिडेट अप्रूवल के नहीं आ सकती। इस तरह नहीं है कि कोई भी उठ के कोई भी करारदाद ले, और इतनी अहम करारदाद कि मुल्क के अंदर इलेक्शन पोस्टपोन कराए जाएं, स्पीकर इस तरीके से अलाउ नहीं करता। अच्छा, वो अलाउ भी हो गई, वो पास भी हो गई, कोरम भी पॉइंट आउट नहीं हुआ। बहरहाल ऑल सेड एंड डन, ये जो रेजोल्यूशंस होती हैं ये बाइंडिंग नहीं होती, ये कानून नहीं होता, ठीक है। और बिलखुसूस जब कोरम पूरा ना हो, ये जरूर दिखाती हैं उन चंद लोगों की विल जिन्होंने आमतौर पर किसी पे भी बाइंडिंग नहीं है। यानी आप कह रही हैं इनको संजीदगी मैं ये कहूँगी कि देखिए, इस करारदाद का आना ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। वेरी राइट। उन गैर जमहूरी कुव्वतों को जो दोबारा से इस मुल्क में, शर्मिला साहब, हमें कुछ इशू आ रहा है इंटरनेट का, आई गेस कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम है। आपसे दोबारा रिकनेक्ट करते हैं। मैं यही सवाल लेके जहांगीर खान जदून साहब की जानिब जाऊंगी। जहांगीर साहब, अभी अगर करारदाद की सारे पहलुओं को देखा जाए, ख़ास तौर पे अगर इसके कानूनी पहलू को देखा जाए, तो इस पर क्या सारी सिचुएशन लागू होती है कि इसकी कोई कानूनी हैसियत है इस करारदाद का आना एक ऐसे वक्त में और इन वजूहात को बुनियाद बनाकर? बहुत शुक्रिया आमना। देखें, जो सेनेट की रेजोल्यूशन थी, जिस तरह शर्मिला ने आपको बताया, इसमें कोई एक तो कोरम पूरा नहीं था, और फिर आज दिन तक सेनेट के अंदर जो भी मामलात होते हैं आउट ऑफ द वे अगर होते हैं, तो उसकी कोई पार्टी प्रूव भी नहीं कर सकती कि उनके सेनेटर ये काम क्यों कर रहे हैं या वो किसके बिहाफ पे करते हैं, किसने कहा था। देखें, करारदाद का एजेंडे पे होना ज़रूरी है, फिर उसका पहले कॉपी मिलना मेंबरान को ज़रूरी है। पहले सबसे बड़ी बात है कोरम पूरे नहीं। अब ये करारदाद लेट से अगर कोरम भी पूरा होता, पूरा सेनेटर भी होता, पास कर लेते, तो इसकी लीगल वैल्यू क्यों नहीं है? कोई भी नहीं है, क्योंकि करारदाद किसी लॉ को या किसी आइन की किसी शिक को मुअत्तल नहीं कर सकती। वो आइन कहता है वो सुप्रीम है। तो इसमें तो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान जो है उसने कहा हुआ है कि इलेक्शन जो है, इस तरह अभी कह रहे थे बिलावल साहब, पत्थर पे लकीर है, और सब दुनिया को पता है कि डेट जो है इलेक्शन कमीशन ने और प्रेसिडेंट ने मिलकर दी है। देखिए ना, इलेक्शन डिले किए हैं, इलेक्शन तो अक्टूबर में होने थे, उनकी ड्यू डेट तो अक्टूबर, उस वक्त तो सर्दी नहीं थी। तो अब अगर एक किसी भी तरह से अगर एक दफ़ा इलेक्शन जो है, पहले अगर देखना है, अगर चीफ जस्टिस साहब छुट्टियों पे गए हैं, अगर 3 घंटे का फ़र्क था, अगर 3 घंटे वो चले जाते, बाद में केस टेक अपना था, तो 8 फरवरी को नहीं इलेक्शन होने ही नहीं थे, हो सकता है 1 साल आगे चले जाते। तो वो अल्लाह अल्लाह करके इलेक्शन की डेट आ गई है, सारी पार्टियां रेडी हैं। तो अगर देखें ना, किसी जगह पे कोई ऐसे हालात हैं तो वो इलेक्शन कमीशन डिटरमिन कर सकता है सर्कमस्टांसेस के आधार, तो उस यूनियन काउंसिल में इलेक्शन पोस्टपोन हो सकते हैं, एक पार्टिकुलर यूनियन काउंसिल में। तो उस पूरे पाकिस्तान के इलेक्शन तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि अब
कराची में कौन सी बर्फबारी होती है, लाहौर में कौन सी होती है, या बाकी कुछ इलाकों में बलूचिस्तान के वो देखे ना आप, बर्फबारी के अंदर लोग खाना पीना तो करते हैं ना, काम भी करते हैं, खाते भी हैं, पीते भी हैं, कोई मर जाए उसको दफन भी करते हैं, शादी ब्याह भी हो जाते हैं बर्फबारी के अंदर। ये जरूरी नहीं है, ये नॉर्मल चीज़ है। वोट कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है कि वोट के लिए तो लोग ज्यादा जज्बाती होते हैं, हर हालत में निकल के आते हैं। तो वेदर को बहाना बना के इलेक्शन को डिले करना, पहले ऑलरेडी इलेक्शन डिले हो चुका है, तो इस रेजोल्यूशन की एब्सोल्युटली नो वैल्यू, कोई लीगल वैल्यू नहीं है। ये तो रेजोल्यूशन है ही इनइफेक्टिव है। अगर पूरा सेनेट भी अगर पास करे तो फिर भी उसकी कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि वो ना ही कोई बिल है। अगर बिल भी पास हो जाए, जब तक वो एक्ट न बने उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। वो और बिल है और एक्ट जो है वो कानून के खिलाफ बन ही नहीं सकता। सही। तो ये बिल्कुल ये तो प्रूव होना चाहिए कि जिन सेंटरों ने पास किए, और चेयरमैन सेनेट का इसमें बहुत बड़ा रोल है जो इनके साथ कोलिजन में है, जिन सेंटरों ने पास की है। पता नहीं वो क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते, अल्लाह बेहतर जानता है। ठीक, शर्मिला साहिबा, ये इलेक्शन अगर मुलतवी होते हैं तो इसका फायदा किसको है? आमना, मेरा ख्याल है हमें इस जानिब सोचना भी नहीं चाहिए। इस वक्त मैं बताऊं आपको डिस्कशन किस बात पे होनी चाहिए, जो कि अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पा रही। द डिस्कशन शुड बी कि हर जमात का मैनिफेस्टो क्या है। जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो अपना मैनिफेस्टो ले आई है, 10 नकाती एजेंडा ले आई है, जिसमें अवाम की उन तमाम मुश्किलात की बात की गई है और उसका हल बताया गया है जो इस वक्त पाकिस्तान फेस कर रहा है। लेकिन बाकी किसी और जमात ने अभी तक अपना मैनिफेस्टो जारी नहीं किया। जी, इसी तरीके से ना आप ये देखिए कि ऑन ग्राउंड इलेक्शन लड़ कौन रहा है पीपल्स पार्टी के अलावा? बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने तो 2 माह कबल अपने जलसे जुलूस शुरू कर दिए जी, और उन्होंने अपने अगले 1 माह के तमाम जलसों की उन्होंने शेड्यूल जारी कर दिया। बाकी जमातें तो ड्राइंग रूम की सियासत कर रही हैं, ये मेल मिलाप, ये सीट एडजस्टमेंट, ये अलायंसेस, इलेक्शन लड़ किससे रहे? तो ये पीएमएलएन क्यों खामोश है शर्मिला साहिबा? ये बड़े सवालात उठ रहे हैं, सारे नाकिद ये सवाल कर रहे हैं कि कोई मैनिफेस्टो सामने नहीं आया अभी तक। इत्तेहाद से मुतालिक रोजाना मुशावरत जरूर होती है, लेकिन कोई हमें वो एक्टिविटी, कोई जलसा दिखाई नहीं दे रहा। और कल भी खास तौर पे जब ये करारदाद रेजोल्यूशन मूव की गई थी, मंजूर होने के बाद भी काफी देर तक खामोशी छाई रही। आज मरियम औरंगजेब साहिबा सामने आई हैं इस हवाले से। देखिए, इतनी बड़ी बात हो गई और उसके ऊपर जो पार्टी की लीडरशिप है उससे कोई बयान नहीं आया। वो जमात जो क्लेम कर रही है कि हम अगले इलेक्शन में पंजाब से 125 सीटें ले जाएंगे, कैसे ले जाएंगे? इलेक्शन तो आप लड़ ही नहीं रहे हैं, ऑन ग्राउंड तो आप आवाम के दरमियान है ही नहीं, कैंपेन कहाँ हो रही है, मैनिफेस्टो आपका आया नहीं, तो कैसे ले जाएंगे 125 सीटें आप? मतलब ये एक सवाल है ना जो आपको पूछना चाहिए, मैं भी जवाब चाहती हूँ, आप भी जवाब चाहती हैं। जी जी। लेकिन बात ये है, इसी तरीके से आप बाकी जमातों को भी आप देख लीजिए, कोई मैनिफेस्टो सामने नहीं लाया। इस वक्त आप यूथ को किस तरीके से मुतवज्जा करेंगे? वो यूथ जो मायूस हो चुका है, वो यूथ जो चाहता है कि इस मुल्क के अंदर उनको नौकरियां मिले, उनकी कैरियर काउंसलिंग हो, उनकी जॉब प्लेसमेंट्स हो। ये पीपल्स पार्टी ने बताया कि हम क्या करेंगे। ठीक है, यानी हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि अभी पीपल्स पार्टी हमें काफी मुतहरिक दिखाई दे रही है। शर्मिला साहब साथ ही रहिए। JUIF के महमूद मौलवी ज्वाइन कर चुके हैं, मैं उनको भी शामिल गुफ्तगू करती हूँ, हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे शामिल गुफ्तगू करती हूँ। महमूद मौलवी साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। IPP से आपका ताल्लुक है। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी कहाँ पर खड़ी है सारी सिचुएशन को लेकर? क्योंकि कल एक जो करारदाद मंजूर की गई उसकी मजम्मत भी भरपूर की जा रही है। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी भी समझती है कि 8 फरवरी को ही हर हाल में इलेक्शंस होने चाहिए, जो कि रीजंस भी दी गई हैं कि सिक्योरिटी थ्रेट्स भी हैं, कुछ लोग अपनी कैंपेन वहाँ पर कर नहीं पा रहे, ख़ास तौर पे JUIF और ANP को बड़ा ख़तरा है इस चीज़ से। तो आप समझते हैं कि नहीं, बिल्कुल सही बात है कि 8 फरवरी ही जो डेट दी गई है उस पर इलेक्शंस हो? देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं, हमारा मौक़िफ़ यही है कि जी इलेक्शन टाइम पे होना चाहिए, 8 फरवरी को होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि देखें, हमें ये भी देखना चाहिए कि जो मौलाना साहब कह रहे हैं, फजल रहमान साहब, हमको पंजाब के साथ और सिंध के साथ KPK को और बलूचिस्तान को नहीं मिलाना चाहिए। उनके वाकई में इश्यूज हैं और वो अपने इश्यूज की, हमें उनकी इश्यूज को सॉल्व करना चाहिए। वो जो सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं बिल्कुल जायज कर रहे हैं, उनके ऊपर हमले हो चुके हैं। हमें वो बात तो उस वक्त भी कर रहे थे ना जब ये इलेक्शंस की डेट दी गई थी, उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि 8 फरवरी को इंतखाबात नहीं होंगे। मुझे याद है, हमें उनको कोई हल देना चाहिए ना। ये तो नहीं हो सकता कि हम उनको टोटली निगलेक्ट करें। तो निगलेक्ट नहीं करना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि अगर 8 फरवरी को इलेक्शन नहीं हुए तो मैं आपको बता दूं फिर 2 साल तक इलेक्शन नहीं होंगे, फिर ये महीना 2 महीना एक्सटेंशन नहीं होगी, ये फिर लंबे जाएंगे। ऐसा क्यों सोच रहे हैं आप? आपको क्यों लगता है कि अगर उसकी वजह देखें,
मैं आपको बड़े वाज़ेह तौर पे कह रहा हूँ, आइदर इलेक्शंस होंगे तो 8 फरवरी को होंगे, और वरना तो फिर ये बहुत लंबा जाएगा। उसकी वजह ये कि काफी ये तूल दे चुके हैं हम इस इलेक्शन को। तो मैं तो यही कहूंगा कि 8 फरवरी को करके इसको हम खत्म करें, और कोई भी पॉलिटिकल सेटअप जो भी आए, जो जीते वो आए, और वो एक हुकूमत बनाए, और इसको हम लेकर चले मुल्क को स्टेबिलिटी की तरफ। ठीक जहांगीर साहब, ये जिस तरह से वो कह रहे हैं कि सुनना उनको भी चाहिए, उन पार्टीज को भी जिनको तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं 8 फरवरी की डेट से लेकर कि उस वक्त में सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं, ख़ास तौर पे मौलाना फजलुर रहमान साहब जिन पे अभी हमने रिसेंटली देखा एक अटैक भी हुआ जिसमें वो महफूज रहे। तो आप समझते हैं कि सबको पहले बैठ के मुतमईन कर लिया जाए, इतना हमारे पास वक्त है, और उसके बाद फिर हम इलेक्शंस की जानिब जाएं, ये हल है क्या? नहीं, सिक्योरिटी देखो स्टेट की जिम्मेदारी है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना कॉमन सिटीजन को भी, तो वो तो पार्टी के लीडर हैं, उनको तो स्टेट की जिम्मेदारी है कि फुल प्रूफ सिक्योरिटी दें कि जो हमारे तमाम पॉलिटिकल लीडर हैं पॉलिटिकल पार्टी को लीड कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने आगे रैलीज में जाना है, तो ये स्टेट की जिम्मेदारी है। लेकिन सिक्योरिटी को बहाना बना के, जिस तरह उन्होंने अभी शर्मिला ने कहा जी, आप 2013 के अंदर देखें ना, बम कितने मतलब है हर जगह एक्सप्लोजन हो रहे थे, तो ये तो कोई भी आप बहाना बनाएंगे फिर इलेक्शन जो है वो टाइम पे कभी भी नहीं हो सकती। ये इलेक्शन जो है वो जंग की सूरत हाल हो तब भी इलेक्शन होने चाहिए। कि इलेक्शन देखें ना, एक आपका डेमोक्रेटिक प्रोसेस है और आईनी जो है वो रिक्वायरमेंट है। अगर आइन को आपने इधर उधर कर दिया तो फिर तो जो लोग चाहते हैं कि जी एक डमी किस्म की आगे निगरान हुकूमत चलती रहे, पीछे वो गवर्नमेंट चलाते रहें, फिर तो वो चलाते रहेंगे। इस तरह तो फिर इलेक्शन कभी नहीं होंगे। तो आइन के मुताबिक तो इलेक्शन जो है वो अगर इस दफ़ा भी लेट हो गए, नहीं होने चाहिए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट है, फिर आप लोग जो है वो अनरिप्रेजेंटेड हैं। ये निगरान हुकूमत की तो वैल्यू कोई नहीं है, लीगली नहीं फंक्शन कर सकते। मिसाल के तौर पर सुप्रीम कोर्ट आज अगर स्टे देती है जी आप निगरान फंक्शन नहीं करते, तो किस तरह गवर्नमेंट चलेगी बताएं आप मुझे। अगर ये नहीं कराते 8 फरवरी को, कोई भी अगर फोर्स कहती है या कोई पीछे बंदे हैं या आगे जैसे रेजोल्यूशन पास हो रही है, सुबह सुप्रीम कोर्ट अगर वही काजी साहब बेंच बना कहते हैं जी ये जो गवर्नमेंट है निगरान ये इलीगल है, इसको हम स्टे करते हैं, तो किस तरह फिर निज़ाम चलेगा? चल सकता है निज़ाम? कभी भी नहीं चल सकता। तो इलेक्शन जो है वो ज़रूरी है और 8 फरवरी को होनी चाहिए, चाहे जो भी हालात हों। अच्छा, ये पीएमएलएन वो स्टेट की है। जिस तरह से अभी शर्मिला भी सवाल करी थी, पीएमएलएन क्यों हमें एक्टिव नहीं दिखाई दे रही, क्या समझ रहे हैं आप? पीएमएलएन देखिए सबसे एक्टिव है। आप पिछले 1.5 महीने में देखें उनके जितने लोगों के इंटरव्यूज हुए हैं, सबसे मतलब मेजॉरिटी पार्टी इसने प्रॉपरली तमाम इवन डिस्ट्रिक्ट तहसील से लोगों जलसे नहीं हो रहे, जैसे जलसे देखे ना, जलसों का एक माहौल होता है। जो ही आप देखें अब तो टाइम आ गया ना, बिल्कुल 1 महीना रह गया, 1 महीने से भी कम वक्त। महीने के अंदर देखें बड़े बड़े जलसे होते हैं, जो लीडर होते हैं वो एक जलसा लाहौर में किया, 2 किया, तो इस तरह बड़े बड़े वो आपको पता नहीं एक दिन में 4 जलसे कर लेते हैं। तो वो उसका इशू नहीं है, सिर्फ ये कि नॉमिनेशन पेपर एक दफ़ा फाइनल लिस्ट आ जाएगी, उसके बाद कैंडिडेट जो है वो बिल्कुल गेयर अप हो जाएंगे और लोग अपने अपने इंडिविजुअली तमाम पार्टियों के कैंडिडेट जो है वो कन्विंसिंग कर रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं। आप फेसबुक देखें, डिजिटल मीडिया, तो तमाम पार्टीज में है ना इलेक्शन में, उनको पता है इलेक्शन 8 फरवरी को होने, इलेक्शन की कैंपेन कर रहे हैं सारे। नहीं, फिर ये जो बाकी पार्टीज तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही हैं, जैसे आज पीपल्स पार्टी के चेयरमैन भी कह रहे हैं कि हम सिलेक्शन के अगेंस्ट ये इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। ये सिलेक्शन तो देखें, सिलेक्शन तो ये टैग क्यों नहीं करा मुस्लिम लीग नून से? तैयारियां भी नहीं कर रही ना मुस्लिम लीग नून, जैसे वो बातें बन रही है कि गल हो गई है सारी उत्ते। ताकत जो है हमेशा लोगों की होती है, लोग ही कह रहे हैं आपको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। इलेक्शन कमीशन ने तो कहा है कि आपको मुकम्मल आजादी है। जी ठीक। मैं शर्मिला साहिबा की जानिब जाती हूँ क्योंकि उनके पास वक्त भी कम है, उन्होंने 7:30 पे यहाँ से निकलना है। शर्मिला साहिबा, अभी जो सारी सिचुएशन है उसका अब किस तरह से देख रही हैं आप 8 फरवरी के इलेक्शंस को लेकर? जिस तरह से काजी फाइज ईसा साहब हैं वो ये पहले भी बात कर चुके हैं कि पार्लियामेंट का काम है कानून साजी, उसमें सुप्रीम कोर्ट दखल अंदाजी नहीं कर सकती। अब कल को अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जैसे कि जा भी रहा है तो वो फिर कहेंगे कि सेनेट का काम है, उसमें सुप्रीम कोर्ट की दखल अंदाजी मुमकिन तौर पे ये हो सकता है। तो फिर क्या कहाँ जाएगी ये सूरत हाल? क्योंकि हम तो मुतहम्मिल नहीं है आगे करने के इलेक्शंस, पहले ही निगरान सेटअप काफ़ी आगे तक बढ़ चुका। आमना देखिए, हर चीज़ में, हर सियासी मामले में सुप्रीम कोर्ट को इन्वॉल्व करना ये उनको सियासत में घसीटने के मुतरादिफ है, और हर चीज़ में सुप्रीम कोर्ट को इन्वॉल्व या किसी भी अदलिया को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। ठीक है, जहाँ पर कहीं पर आप इंसाफ के तलबगार हैं बेशक आप जाएं रिलीफ लेने, लेकिन बहुत सारे ऐसे, अब देखें ना पीटीआई का तो ये शेवा रहा है कि हर चीज़ में अदालत चले जाओ, हर चीज़ में अदालत चले जाओ, अदालत का दरवाज़ा खटखटाओ, अदालत को इन्वॉल्व करो, चाहे वो कानून साजी हो चाहे वो फला हो। अच्छा, इलेक्शन की डेट आप देखिए कि बेशक इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान ने तारीख दी,
लेकिन जब तक सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन नहीं किया तो तारीख नहीं आई। जब तक सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन नहीं किया, शेड्यूल जारी नहीं हो रहा था। आप ये देखें कि ये कितनी संजीदा बात है जी, और ये कितनी एक देखे ना, एक इदारा है जो मजाज है तारीख देने का, शेड्यूल देने का, लेकिन जब तक एक दूसरा इदारा जिसका ताल्लुक बराह रास्त उस मामले से नहीं है, जब तक वो इन्वॉल्व हो के ऑर्डर पास नहीं करता कि आप शेड्यूल जारी करें, ECP शेड्यूल जारी नहीं करता। ये सिर्फ पाकिस्तान में आप ये चीजें देखेंगी। इलेक्शन हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, इलेक्शन पोस्टपोन करो, नहीं करो। दीगर ममालिक के अंदर आप देखें इलेक्शन होने होते हैं, हो जाते हैं इलेक्शन। या तो इस वक्त डिस्कशन ही ये हो रहा है कि इलेक्शन होंगे कि नहीं होंगे, आगे होंगे कि पीछे होंगे, 8 तारीख को होंगे कि नहीं होंगे। हमारा प्रैक्टिस तो वहां से शुरू हुई ना शर्मिला साहिबा, जिस वक्त पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शंस के लिए बार बार PTI कह रही थी कि अगर वक्त पे नहीं होंगे तो फिर ये वाले मामला भी आगे बढ़ जाएंगे, फिर वो सही थी। PTI ने तो इस मुल्क को वहां लाके खड़ा कर दिया जहां पर मुल्क का दिवालिया होने वाला था। PTI तो करती है सिर्फ अना की सियासत, अगर मैं नहीं तो कोई भी नहीं। इस वक्त भी जब अदालत गई थी PTI, तो वो लिटरली वो इलेक्शन पोस्टपोन होने वाले थे अगर सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन ना करती। उन्होंने तो बाकायदा ROs के ऊपर जो पिटीशन लगाई है, तो वो तो इलेक्शन पोस्टपोन होने ही थे। अगर तो चीफ जस्टिस साहब उसके अंदर मामले में दखल ना देते और मामला अपने हाथ में ना लेते तो ना शेड्यूल भी नहीं जारी होता। 3 घंटे दिए थे अदालत ने ECP को शेड्यूल जारी करो, वरना वो शेड्यूल ही नहीं आता। इस मुल्क में वो हालात हो गए हैं कि जहां पर हम कहते हैं ना, हर इदारे की अपनी एक हुदूद है, वहीं पर उसी में रह के काम करें। लेकिन मसला ये है कि अगर एक इदारा काम नहीं करा तो दूसरे को इंटरवीन करके उससे वो काम करवाना पड़ रहा है। बिल्कुल ठीक। ये इंतहाई संजीदा और एक मतलब तकलीफ दे बात है ना। संजीदा मसला जिसको देखा जाना जरूरी है। महमूद मौलवी साहब, आपका मैं टेक लेना चाहूँगी, एक तो इस सारी सिचुएशन पे, दूसरा ये कि मुझे बताइएगा कि जो एक इत्तेहाद की बात हो रही थी मुस्लिम लीग नून के साथ, उस पर कुछ डेवलपमेंट हुई अभी तक? जी मौलवी साहब। चलें, महमूद मौलवी साहब आपसे लाइन हमारी शायद उनसे डिस्कनेक्ट हो चुकी हुई है। मैं शुक्रिया अदा करूँगी। महमूद मौलवी साहब हमारे साथ मौजूद, जहांगीर खान जदून साहब हमारे साथ मौजूद थे, शर्मिला फारूकी साहिबा ने अपना कीमती वक्त निकाला, सबका जनाब शुक्रिया अदा करूँगी। और जो सिचुएशन अभी हम देख रहे हैं जो बनी हुई है इस वक्त इंतखाबात को लेकर, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बड़ा वाज़ेह ये हुक्म दिया गया था कि इस बारे में अब डिस्कशन भी ना हो, क्योंकि 8 फरवरी को इंतखाबात होने तो 8 फरवरी को ही होने हैं। जैसे कि बिलावल भुट्टो भी कह रहे थे कि ये पत्थर पर लकीर है, लेकिन एक बार फिर एक ऐसी कैफियत, एक ऐसा माहौल बना दिया गया जिसके बाद फिर अगर बगर की सूरत हाल बन चुकी है। इस पर फिर डिस्कशन, फिर से ये कहा जा रहा है कि अब फिर वो हिजानी कैफियत बन चुकी है कि 8 फरवरी को इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि इस वक्त मुल्क में जो सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं उसको बुनियाद बनाकर, और साथ ही साथ जो सर्दी की जो सख्ती है उन इलाकों में उसको बुनियाद बनाकर एक रेजोल्यूशन पास करवाई गई है। लेकिन अब आगे जाकर देखते हैं इस पर क्या होगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन नाजरीन। अब हम बात कर लेते हैं सानिहा 9 मई के हवाले से कुछ नाकाबिले तरदीद सबूत सामने आए हैं, और इस हवाले से जो बातें की जा रही थी कि उसमें एक सियासी जमात यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इससे मंसूब किया जा रहा था, जिनकी जानिब से कहा जा रहा था कि उनके जो अरकान हैं या उनके जो कारकुनान हैं वो इस सानहे में मुलव्वस नहीं है। लेकिन हमने कुछ ऐसी फुटेजेस भी देखी हैं जिसमें कुछ ख़वातीन हैं वो बुलवाइयों को मुश्तिल करते हुए सुनाई दे रही है कि ऐसी बातें की जा रही है जिनमें ये कहा जा रहा है कि इश्तियाल दिलाने की कोशिश की जा रही है कि वो फौजी तनसीबात को और फौज से जुड़े, पाक आर्मी से जुड़े जो बैनर्स हैं उनको निशाना बनाने के लिए कहा जा रहा है। यानी एक हजूम इकट्ठा, जब मॉब इकट्ठा होता है तो उसको इश्तियाल दिलाने के लिए कोई ना कोई वहाँ पर मुहर्रिकात होते हैं और वहाँ पर कोई ना कोई मौजूद होता है। कुछ ऐसी ही हमारे सामने कुछ फुटेजेस भी सामने आई हैं, वीडियोस भी सामने आई हैं। तो इससे जुड़ी एक डॉक्यूमेंट्री पहले आपको दिखाते हैं, फिर इस पर आगे चल के बात करते हैं। तो जनाब, आपने 9 मई के वाक़यात से मुतालिक एक डॉक्यूमेंट्री मुलाहिज़ा की, जिसमें हम देख सकते हैं कि कुछ शरपसंद अनासर हैं जो कि फ़ौजी तनसीबात पर और फ़ौजी मकामात पर जाके हमला आवर होते हैं, और उसके बाद वो तमाम तर सवालात भी आपके सामने रखे जो कि इस डॉक्यूमेंट्री में उठाए गए हैं। लेकिन इसमें डेवलपमेंट क्या हुई है? इन वाक़यात पर काबीना ने एक कमेटी तश्कील दे दी है जो कि देखेगी कि इसका मास्टरमाइंड कौन था और मनसूबा साज कौन थे, सहूलतकार कौन थे, क्या असल सहूलतकार और असल जो मनसूबा साज हैं, मास्टरमाइंड,
वो सामने आ सकेंगे या नहीं आ सकेंगे, ये भी सवाल अपनी जगह पर मौजूद है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सर बहुत शुक्रिया, दिफाई तज्जियाकार है। सर ये जो भी सानिहा 9 मई हुआ और उसके बाद हमने देखे कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी हमारे सामने मौजूद हैं, लेकिन ये जो भी कमेटी एक तश्कील दी है काबीना ने, आप समझते हैं कि असल जो मास्टरमाइंड हैं, जो मुहर्रकात हैं, वो सामने लाने में कामयाब हो जाएगी? और इस तरह की जो कमेटीज़ बनती हैं, क्या वो उसका कुछ आउटकम भी आता है या नहीं? देखें, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो देखा जाए कि 9 मई के वाक़यात हुए, अब जिस तरीके से वीडियोस हमने रिसेंटली देखे हैं वो काफ़ी शर्मनाक हैं और काबिल मज़म्मत हैं। और ये देखें कि जी दुश्मन जो पिछले 76 साल में नहीं कर सका, मुट्ठी पर लोगों ने 9 मई को किया, और 9 मई को रियासत पाकिस्तान पे, अफवाज पाकिस्तान पे हमला हुआ। और देखें कि 79 ऐसे छोटी और बड़ी जो फौज की बिल्डिंग्स थे और जो इंस्टॉलेशंस थे उन पे हमला हुआ, और ख़ास तौर पर जिस तरह शोधा की यादगारों की बेहुरमती की गई, और वाज़े तौर पर इसका जो लवाहिकीन को इस पर एक बड़ा शदीद सदमा था और दुख है कि उनके प्यारे जिन्होंने जंग में और बुनियादी वतन के लिए उनके साथ ऐसा सलूक किया गया। एक ऐसी सिचुएशन डेवलप हुई 9 मई को, और फिर देखें कि इंटरनेशनली जो मैसेज गया है उसके ऊपर नेगेटिव सिग्नल्स गए, और स्पेशली पाकिस्तान में एक ऐसी सिचुएशन पेंट की गई कि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो गई है, अनरेस्ट है, सिविल वार है, और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि यहाँ पे पाकिस्तान की सॉवरेनिटी और सिक्योरिटी के इश्यूज बढ़ गए हैं। और इसके बाद एक नैरेटिव डेवलप हुआ है। साथ ही देखें कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में जो न्यूक्लियर आर्सेनल है या मिसाइल्स हैं उनको भी थ्रेट है। सो जो हॉस्टाइल पावर चाहते थे तो हम अकॉर्डिंगली उनके मुताबिक जा रहे थे, और एट द सेम टाइम डिवीजन क्रिएट करने की कोशिश की गई बिटवीन दी रैंक्स एंड फाइल और अफवाज पाकिस्तान और पब्लिक के दरमियान। तो ये एक किस्म की मजमूम मकासद वो थे। अभी आप देखें कि जो इससे पहले जो आप लोगों ने डॉक्यूमेंट्री चलाई है, कैपिटल हिल में जो लोग इन्वॉल्व थे 1066 लोग थे, उनमें से ऑलमोस्ट 834 के करीब लोगों को सेंटेंस मिल चुकी है, और उनको मैक्सिमम जिसको सेंटेंस मिली उनको 18 साल है, और बाकियों को इस तरतीब से सजाएं मिली हुई हैं, और कुछ स्टिल दे अंडर ट्रायल। पाकिस्तान में जब ये लोग आइडेंटिफाई हुए और रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने की कोशिश की गई, तो दिन हमारे यहाँ पे वो इशू आया, मिलिट्री कोर्ट्स का इशू आया, और फिर उन्होंने कहा इस पर ऑब्जेक्शंस भी। अब हम के फेवर में फैसला दिया है, तो मेरा ख्याल में उम्मीद की जा सकती है इस पे एक जल्द फैसला आएगा। और जो कमेटी गवर्नमेंट ने बिठाई, यकीनन मेरा ख्याल में जो वजूहात तलाश करने के लिए और जो देखने के महरिकात क्या थे, तो मेरा ख्याल में ये एक स्टेप इन द राइट डायरेक्शन और इसको होना चाहिए। Okay. तो सर ये जो हमारे मुल्क में एक इंसाफ के निज़ाम पे भी तो बहुत से सवाल आते हैं ना, जब ऐसे वाक़यात जन्म लेते हैं, लेकिन अगर इंसाफ जो है ना मिल पाए वक्त पर, बर वक्त इंसाफ, और कुछ सूरतों में तो इंसाफ मिलता ही नहीं है, तो फिर तो ऐसे वाक़यात तो बार बार जन्म लेते हैं। तो आप नहीं समझते कि एहतसाब वक्त पर हो जाए तो चीज़ें दुरुस्त समझ के दोबारा ऐसे वाक़यात ना हों? बिल्कुल आप सही कह रही हैं। देखें यहाँ पे हम सेल्फ अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं, फौज में खुद एहतसाबी का विदिन 1 मंथ जो फौज ने अपने जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरीज बिठाई हुई थी, उन्होंने डिसीजन दिया, और 3 सीनियर रैंक के ऑफिसर इंक्लूडिंग ए लेफ्टिनेंट जनरल दे वर सेक्ड उनको फ्रॉम द सर्विस, और 15 सीनियर रैंक के जिसमें मेजर जनरल्स भी शामिल थे, ब्रिगेडियर्स भी शामिल थे, दे वर पनिश्ड। तो फौज में माफी नहीं है, डिसिप्लिन यहाँ पे स्ट्रिक्ट है और अकाउंटेबिलिटी सीधी है, तो तवक्को की जा सकती है, क्योंकि अब ये मिलिट्री कोर्ट्स में केस जाएगा तो वहाँ पे इस पर इंसाफ होगा, और जो वहाँ पे जब केस चलेंगे तो मतलब इनको कैफिर किरदार पे पहुँचाना है ताकि एक इम्पैक्ट जो आने वाले लोगों पर पड़े। तो ब्रिगेडियर साहब एक सवाल बड़ा यहाँ पर पेचीदा भी है, और वो ये कि जो जिस पार्टी से इसको मंसूब किया जा रहा है उनके जो बानी हैं पीटीआई के, उन्होंने तो जब ये सारे वाक़यात हुए तो फ़ौरन कह दिया था कि जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए। वो कह रहे थे कि हमारे कारकुनान उसमें थे ही नहीं मुलव्वस। अब वो कहते हैं कि आज़ादाना एक इंक्वायरी हो ताकि खुलकर सामने आए पीछे कौन था, कल्प्रिट कौन था। तो उस वक्त क्यों नहीं आप समझते कि उस वक्त भी उनका ये एक जो मुतालबा था, अगर हम जुडिशल इंक्वायरी दे देते तो अब तक चीज़ें सामने आ जाती?
देखेंगे अभी हमने तो आपने ये देखा कि जो लोग इन्वॉल्व है तो उनमें तो कोई शक नहीं है, वो आइडेंटिफाई हुए 102 लोग हैं। और जिस तरीके से अभी इस डॉक्यूमेंट्री में जो आप लोगों ने चलाई है उसमें तो सब्सटेंशियल एविडेंस मौजूद है। अब गवर्नमेंट ने ये कहा है तो मेरे ख्याल में ये इंक्वायरी होगी तो इसमें भी सारी चीजें एस्टेब्लिश हो जाएंगे, विल फिक्स द रिस्पांसिबिलिटी और सर्कमस्टांसेस क्या थे विच लेड टू दिस अटैक्स पाकिस्तान के तौल अर्ज में जो हमले हुए हैं। और देखें कि ये जिस तरह मैंने पहले बात की, पाकिस्तान आर्मी इस मुल्क की सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जिसको फर्स्ट टाइम इट नेवर हैपेंड इन द पास्ट, फर्स्ट टाइम पाकिस्तान आर्मी अफवाज पाकिस्तान के इंस्टॉलेशन पे हमले किए गए हैं और वो भी यादगार जो शोधा के यादगारों पे। मेरे ख्याल में बड़ा सीरियस मसला था और है और फ्यूचर के लिए भी है। तो मेरे ख्याल में ये इंक्वायरी इज स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। जो वाकयात होते हैं उनकी फ्री एंड फेयर इंक्वायरी होना बहुत ज़रूरी है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनका शुक्रिया अदा करेंगे। नाजरीन, जो भी हमारे ऐसे इदारे जिनकी सैंक्टिटी है, ख़ास तौर पर वो जो हमारी अदालतें हैं और वो चाहे हमारे जो रियासती इदारे हैं, उन पर हमला आवर होना ये किसी भी चीज़ का हल नहीं होता और ये एक शर्मनाक अमर होता है। लेकिन इन जब भी ऐसे इदारों पर हमले किए जाते हैं तो उसकी फ्री एंड फेयर इंक्वायरी करवाना भी बेहद ज़रूरी होता है, ताकि जो असल कल्प्रिट्स हैं, जो असल उसके पीछे मुहर्रिकात हैं, उन तक पहुंचा जा सके और जो असल मुजरिम हैं उन तक पहुंचकर उनको कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाए, ताकि ऐसे वाक़यात दोबारा मुल्क में जन्म ना ले, जिससे मुल्क की इदारों की साख भी मुतासिर होती है। और उसके साथ साथ हम देखते हैं कि मुल्क में जो हालात हैं वो भी किस नहज पर जाकर पहुँच चुके हैं। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।